वजदान के सुबह भारी सर के साथ हुई थी। रात नींद भी बहुत देर से आई थी, इसलिए आंख भी देर से ही खुली। रोज वो 8 बजे लाइब्रेरी के गेट पर होता था। आज घड़ी में 9 बजते देखकर वो उछलकर बिस्तर से उतर गया और चकराते सर की परवाह किए बगैर 15 मिनट में तैयार होकर बाइक की चाबी पकड़े वो नीचे था। आयशा अभी तक उससे नाराज थी, पर उसे खाली पेट घर से बाहर जाता देखा तो बोल पड़ी, जहाँ जाना है नाश्ता करके जाओ। वजदान ने लाउंज में रुककर डाइनिंग टेबल की तरफ देखा। अम्मी, मुझे देर हो रही है। देर ऑफिस के लिए नहीं हो रही जो नाश्ते के लिए 5 मिनट ना रुक सको। सब जानती हूँ उसी लड़की के पीछे जा रहे हो। उनसे तो कुछ कहना फजूल था। डाइनिंग टेबल के पास आकर ऑफिस के लिए तैयार नाश्ता करते मुस्तफ़ा अजीम से कहा, अब्बू बस आज का दिन है, कल से मैं वापस फर्म ज्वाइन कर लूँगा। आज क्या मुआवजा होने वाला है? आयशा ने तंज किया तो मुस्तफ़ा अजीम टोक कर बोले, बस करो आयशा। फिर वजदान की तरफ रुख किया, बेटे नाश्ता कर लो। सॉरी अब्बू, मैं बहुत जल्दी में हूँ। फिर अल्लाह हाफिज़ कहकर बाहर निकल गया। वो तेज़ी से बाइक उड़ाए जा रहा था, मगर उसके ख्याल की रूह उससे भी तेज़ बह रही थी। कभी उसका ध्यान मलिहा की तरफ मुड़ जाता, कभी अम्मी की तरफ। उनका रवैया वजदान को परेशान कर रहा था। मेन रोड पर आगे जाकर एक कट था, जिससे सीधा हाथ पर मुड़कर सामने ही लाइब्रेरी वाली गली थी। वजदान को उस कट से मुड़ जाना था, मगर अपने ख्यालात में उलझकर उसे ज़रा आगे जाकर ध्यान आया। बजाय इसके कि वो अगले कट से मुड़ जाता, उसने मुड़ने के लिए बाइक का हैंडल पूरी तरह से घुमा दिया। रफ्तार काफ़ी तेज़ थी। बाइक लहराई और स्लिप होगी। वजदान सड़क पर गिरकर बेहोश हो गया। पल भर में वहां लोगों का मजमा लग गया। कोई एम्बुलेंस बुलवाने की बात कर रहा था और कोई पुलिस को इतला करने पर जोर दे रहा था। फिर एक भले मांस ने एक साथ दोनों काम किए। उस हजूम से कोई भी वजदान के करीब जाने को तैयार नहीं था। बस एक शख्स ने बड़ी एहतियात के साथ उसकी नब्ज चेक की और जिंदा है कि खुशखबरी सुनाकर पीछे हट गया। लोगों की नजरें उसके बेहोश चेहरे पर थी। यहाँ से हटती तो बाइक पर ठहर जाती, जिसका अगला व्हील मुड़ चुका था। मगर उसी हजूम में शामिल एक फकीर की नजरें बाइक से आगे फुटपाथ के पास पड़े उस छोटे से बैग पर थी, जिसमें वजदान के शनाख्ती कार्ड और लाइसेंस के अलावा कुछ रकम भी मौजूद थी, और जो कुछ देर पहले वजदान की कमर से बंधा था, मगर गिरने के दौरान बकल टूट जाने की वजह से खुलकर अलग जा पड़ा था। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता फुटपाथ तक आया। फिर नजरें बचाकर वो बैग उठा के अपने कपड़ों में छुपा लिया। कोई अंधे फकीर की मदद करता जाए बाबा की सदा लगाता लाठी टेकता हुआ अपनी राह लिया। कुछ देर में ही पुलिस मोबाइल के साथ एम्बुलेंस आ गई। जो थोड़ा बहुत ट्रैफिक चल रहा था वो भी रुक गया। मलिहा की कार भी उसी ट्रैफिक जाम में फंस गई थी। आखिर उसने पैदल चलने का फैसला किया और कार से उतर गई। फुटपाथ पर चलते हुए उसने एक उचटती सी नजर जाए हादसा पर डाली, जहां वजदान को स्ट्रेचर पर डालकर एम्बुलेंस में चढ़ाया जा रहा था, मगर हुजूम की वजह से मलिहा उसका चेहरा नहीं देख सकी। एम्बुलेंस को भेजकर पुलिस ने वहां मौजूद कुछ लोगों के बयान रिकॉर्ड किए। फिर वक़्अ का जायजा लेकर बाइक मोबाइल में डालकर चले गए और ट्रैफिक बहाल हो गया। लाइब्रेरी की सीढ़ियों पर बैठी लम्हा लम्हा गिनती मलिहा के वहमों गुमान में भी नहीं था कि चंद किलोमीटर के फासले पर बेहोश वजदान के दिमाग का एक्सरे लिया जा रहा था। सुमेरा ने हॉल में कदम रखा तो सब घर वालों का वहां जमा देखा। इफ्तिखार हसन और मुनीर हसन भी अभी तक घर में मौजूद थे। आप तो ऑफिस चले गए थे, वो आफाक को देखकर हैरत से बोली, जो उसे कसरे फारूकी ड्रॉप करके ऑफिस चला गया था। हाँ, मगर अम्मी ने फ़ोन करके मलिहा की शादी और शाम में इंगेजमेंट का बताया तो रह नहीं सका और असल सूरत हाल जानने के लिए चला आया। पर तुम्हारी तो मलिहा से बात हो चुकी थी, तो तुमने बताया क्यों नहीं? चची सुमेरा से बोली। मलिहा ने फ़ोन पर बताया ही कहाँ था चची जान, वो तो जाकर पता चला। लेकिन वापस क्यों आ गई? दोपहर के बाद हम भी वहां जाने वाले हैं, तुम वहीं मलिहा के पास रह जाती, ऐसे वक्त में वो अकेली है। अब उसकी अम्मी ने कहा तो सुमेरा बोली, वो घर पर नहीं है, शॉपिंग के लिए गई है। आज और कल का दिन ही तो है, परसों तो मेहंदी है। कहा तो उसने मुझे भी था, पर पूछ करने गई थी। यूं भी इतनी सुबह शॉपिंग के ख्याल से मुझे चक्कर आ गए थे। पूछने का तो कोई मसला नहीं था, फोन पर बता देती काफी होता, मुनीर हसन ने कहा। लेकिन समझ नहीं आ रहा फूफा जान ने मलिहा की शादी इतनी जल्दबाजी में क्यों तय की? वो सवाल पूछा था जो आफाक को परेशान कर रहा था और जिसका जवाब सोचकर सुमेरा एक बार फिर परेशान हो उठी थी। हमारे लिए ये इतला अचानक है, मगर भाई साहब ने तो पहले ही तय कर रखा होगा। फिर जब वक्त करीब आया तो ऐलान कर दिया। अपने पापा की बात पर आफाक की गर्दन धीरे धीरे नफी में हिलने लगी। उसे पता नहीं क्यों यकीन था कि मलिहा ने अपने बाबा जान से बात कर ली होगी और अब ये शादी उसी का रिएक्शन है, मगर उसने खुद को बोलने से बाज ही रखा। समत ने अलबत्ता इख्तलाफ किया। अगर ऐसा होता तो मलिहा ज़रूर इस बात का जिक्र करती कि तुरुने खाना उसकी शादी की तैयारियां चल रही हैं। सुमेरा की अम्मी बोली, जब भाई साहब ने मुंह से भाप नहीं निकाली तो मलिहा खुद से क्या कहती?
میرا تو خیال ہے نور الہدا کے پاکستان واپس آتے ہی سب معاملہ فٹ ہو گیا ہوگا۔ پھر تم نے دیکھا نہیں تھا جب نور الہدا ملیحہ کو لینے آیا تھا کیسے بھٹک بھٹک کر اس کا دھیان ملیحہ کی طرف جا رہا تھا۔ اب تایا زاد چچا زاد بہن بھائی تو ہمارے گھر میں بھی ساتھ رہتے آئے ہیں، پر ایسی یگانگت تو کبھی نہیں دیکھی۔ ہاں رشتہ اگر منگیتر کا ہوتا تو ایسا ہوا کرتا ہے۔ ان کے تجزیے سے کسی کو بھی اختلاف نہیں تھا، اسی لیے سب ہاں میں سر ہلانے لگے۔ آفاق لاتعلق سا بیٹھا سوچ رہا تھا کہ وجدان کو فون کر کے ساری صورتحال کے بارے میں بتائے، پر گھڑی میں 10 بجتے دیکھ کر اس نے ارادہ بدل دیا۔ اسے معلوم تھا کہ 10 بجے وجدان کو ملیحہ سے لائبریری میں ملنا تھا، اس لیے اس وقت اس کا گھر پر ملنا مشکل تھا۔ وہ آفس جانے کے ارادے سے کھڑا ہوا۔ میں آفس جا رہا ہوں، اس نے سوچا۔ سمیرا اسے باہر تک حسب معمول چھوڑنے آئے گی تو اس سے بات کر کے اندازہ لگائے گا کہ اسے ملیحہ نے اپنے اور وجدان کے بارے میں کچھ بتایا ہے یا نہیں، پر وہ اعصابی طور پر تھک چکی تھی۔ سمیرا نے اسے بیٹھے بیٹھے یا اللہ حافظ کہہ دیا۔ آفاق نے سوچا اسے باہر آنے کو کہے، پھر خیال آیا ملیحہ پورے سیاق و سباق کے ساتھ واقعہ وجدان کے گوشے گزار کر ہی دے گی، جس کے بعد وجدان یقیناً اس سے کانٹیکٹ کرے گا، تو پھر سمیرا سے پوچھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ممکن ہے ملیحہ نے اسے نہ بتایا اور آفاق کی باتوں سے وہ مشکوک ہو جائے۔ سمیرا سے بات کرنے کا خیال ترک کر کے وہ آفس کے لیے نکل گیا، مگر آفس میں بھی وہ الجھا ہی رہا۔ ہر بار جب اس کے ڈیسک پر رکھا فون بجتا تو وہ یہ سوچ کر فون اٹھاتا کہ شاید وجدان کا فون ہو۔ آخر 3 گھنٹے بعد اس نے وجدان کے گھر فون ملا دیا، جسے انیکا نے ریسیو کیا تھا۔ بھابھی السلام علیکم، آفاق بات کر رہا ہوں، وجدان گھر پر ہے؟ وعلیکم السلام، اور آج کل آپ کے دوست کا کوئی ٹھکانہ نہیں، اتنا تو آپ بھی جانتے ہیں، مطلب وہ گھر پر نہیں ہے؟ صحیح سمجھے، اچھا۔ آفاق نے اچھا کو لمبا کھینچا۔ بھابھی اگر وہ گھر آئے یا اس کا فون ہی آ جائے تو اس سے کہیے گا وہ فوراً سے مجھ سے بات کریں، یوں سمجھے ایمرجنسی ہے۔ ٹھیک ہے، اسے بتا دوں گی، اللہ حافظ۔ فون رکھ کر وہ پلٹی تو عائشہ مصطفیٰ نے پوچھا کس کا فون تھا؟ آفاق کا، کہہ رہے تھے وجدان سے ضروری کام ہے، گھر آئے تو اس سے کہیں کہ مجھ سے بات کر لے۔ ایسا کیا ضروری کام پڑ گیا؟ وہ اچھمبے سے بولی۔ ہوگا کوئی کام، میں نے پوچھا نہیں، انیکا نے شانے اچکا دیے۔ وجدان کے ایکس رے کلیئر تھے، اسے کوئی گہری چوٹ نہیں آئی تھی، مگر اب تک وہ بے ہوش تھا۔ اس کے پاس سے ایسی کوئی چیز نہیں مل سکی جس سے اس کی شناخت ہو پاتی۔ جائے حادثہ سے بھی پولیس کو ایسی کوئی چیز دستیاب نہیں ہوئی۔ اب ایک ہی طریقہ تھا کہ بائک کے رجسٹریشن نمبر کے ذریعے اس کا اتا پتہ معلوم کرنے کی کوشش کی جاتی۔ یہ 18 دسمبر 1981 کا سرد دن تھا۔ آج کا کمپیوٹرائز دور نہیں تھا، اس وقت ریکارڈ ہاتھ سے تیار کیے جاتے تھے، اور اگر کہیں کوئی فائل نکالنی ہوتی تو گھنٹوں سٹور روم میں فائلوں کے انبار کے ساتھ سر کھپانا پڑتا۔ وجدان کی شناخت بھی ایسا ہی سردرد ثابت ہونے والی تھی جس میں گھنٹوں لگ جاتے۔ آفاق سب کام چھوڑ کر بس وجدان کے فون کا انتظار کر رہا تھا۔ آخر تھک کر اس نے خود وجدان سے ملنے کا فیصلہ کیا اور آفس سے اٹھ گیا۔ لائبریری کے گیٹ سے دور کار روک کر بیٹھا آفاق سوچ رہا تھا کہ اسے وجدان یہاں ملے گا یا نہیں۔ وہ ملیحہ سے 10 بجے ملنے والا تھا اور اب 5 بج رہے تھے۔ ضروری نہیں تھا کہ وہ دونوں اب تک لائبریری میں ہوتے، پھر اس کے ساتھ ملیحہ بھی ہوتی۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ اس نے ملیحہ کو لائبریری سے نکل کر سڑک کراس کر کے جنرل سٹور میں جاتے دیکھا۔ آفاق کی پیشانی پر سلبٹیں ابھر آئیں۔ کچھ دیر بعد ملیحہ سٹور سے نکل کر باہر آئی اور ٹیکسی میں بیٹھ کر چلی گئی۔ وجدان کہاں رہ گیا؟ آفاق ملیحہ کی پریشانی بھانپ چکا تھا، اس نے زیر لب کہا تھا، پھر وہ کار سے اتر کر اسی سٹور میں آیا جہاں سے کچھ دیر پہلے ملیحہ نے فون کیا تھا اور اپنے پاپا کے آفس کا نمبر ملا دیا۔ پاپا، وجدان آفس میں ہے؟ کیا بات ہے، آج ہر کوئی اسے میرے آفس میں کیوں فون کر رہا ہے؟ ابھی 2 منٹ پہلے کسی لڑکی کا فون بھی آیا تھا، وجدان کا پوچھ رہی تھی، اب تم بھی اس کا پوچھ رہے ہو، چکر کیا ہے؟ کوئی چکر نہیں ہے پاپا، اچھا میں فون رکھتا ہوں۔ پھر اللہ حافظ کہہ کر اس نے فون رکھ دیا۔ میرا شک ٹھیک نکلا، وجدان ملیحہ سے ملنے نہیں آیا، پر کیوں؟ آفاق پیشانی مسلتے ہوئے سوچنے لگا۔ پھر آرٹس کونسل میں اس کو تلاش کرنے کے بعد وہ ساجد کی طرف آ گیا۔ یار ساجد، وجدان کا کوئی پتہ ہے؟ وہ وہیں لائبریری میں ہوگا، ساجد نے لاپرواہی سے کہا۔ وہ وہاں نہیں ہے، بلکہ کہیں بھی نہیں ہے، آفاق نے کہا، پھر پریشانی سے بولا۔ ساجد، اس کا ملنا خود اس کے لیے بہت ضروری ہے، کہیں سے بھی اسے ڈھونڈنا ہوگا۔ سب ٹھیک تو ہے؟ اس کے انداز پر وہ پریشان ہو گیا۔ آفاق لب بھیج کر خاموش ہو گیا۔ ساجد اس کا دوست صحیح، پر وہ اس کے سامنے ملیحہ کا نام نہیں لینا چاہتا تھا۔ ساجد بھی اس کی خاموشی سے سمجھ گیا کہ کوئی ایسی بات ہے جو آفاق اسے بتانا نہیں چاہتا، تو اس نے پھر کوئی سوال نہیں کیا اور اس کے ساتھ اٹھایا۔
खुश किस्मती से उस नए मॉडल की बाइक, जिसे खरीदे हुए भी ज़्यादा अरसा नहीं हुआ था कि फाइल तवक्को है कम वक्त में स्टोर रूम से बरामद हो गई। बाइक की रजिस्ट्रेशन मुजम्मिल मुस्तफ़ा के नाम पर थी। फाइल में मुजम्मिल की तस्वीर भी मौजूद थी। तस्वीर में नज़र आ रहा चेहरा जख्मी के चेहरे से थोड़ी मुशाबत तो रखता था, मगर फिर भी काफ़ी अलग था। रजिस्ट्रेशन फाइल से जख्मी की शनाख्त तो नहीं हो सकी, पर इस उम्मीद पर कि मुजम्मिल मुस्तफ़ा इस नौजवान की शनाख्त कर सके, एसएचओ ने कागजात से मिलने वाले उसके ऑफिस के नंबर पर उसे फ़ोन किया और हादसे की इत्तला दे दी। मुजम्मिल एक पल में समझ गया कि जख्मी नौजवान कौन होगा। बाइक की रजिस्ट्रेशन तो मुजम्मिल के नाम पर थी, मगर उसका इस्तेमाल सिर्फ वजदान ही किया करता था। फ़ोन पर बताए गए हुलिये को पहचान कर भी मुजम्मिल ने खुद जाकर तस्दीक करना ज़रूरी समझा और अपने घर वालों को हादसे की इत्तला किए बगैर अस्पताल आ गया, जिसका नाम उसे एसएचओ ने बताया था। जनरल वार्ड के बेड पर वजदान को देखकर मुजम्मिल सख्ते में रह गया। उसने फौरन डॉक्टर से उसकी हालत के बारे में पूछा। ही इज़ फाइन। बाइक से गिरने की वजह से दोनों घुटने छिल गए हैं और बाएं पुंडली पर भी कुछ चोटें आई हैं, मगर वो सब मामूली है। हेलमेट ना होने की वजह से सर पर चोट आई है, मगर वो ज़्यादा गहरी नहीं, लेकिन उनकी बेहोशी इसी चोट की वजह से है। कोई परेशानी की बात तो नहीं है? वो फिक्रमंदी से बोला। बिल्कुल नहीं। होश में आते ही इनका हल्का फुल्का चेकअप होगा, उसके बाद ये घर जा सकते हैं। और इसे होश कब तक आएगा? आपके भाई को 2-3 घंटे में होश आ जाएगा, मगर मैंने आपसे कहा ना कि फिक्र की कोई बात नहीं। हर तरफ से मुतमईन होकर मुजम्मिल ने उसे रूम में शिफ्ट करने का बंदोबस्त किया। अब उसे मुस्तफ़ा अजीम को इतला करनी थी। उसे फ़ोन पर ऐसी परेशान कुन खबर देना मुनासिब नहीं लगा, तो उनके ऑफिस आ गया। अबू, मैं आपको लेने आया हूँ। क्यों? वो हैरान हुए। मुजम्मिल हिचकिचाया, फिर सोचा बताना तो पड़ेगा। वजदान का छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। क्या कह रहे हो? मुजम्मिल ने कोशिश की थी कि खबर सुनाते वक्त वो रिलैक्स रहे, मगर मुस्तफ़ा अजीम फिर भी परेशान हो गए। अबू प्लीज़ परेशान मत हो, वो ठीक है, आप आराम से बैठ जाइए। मुजम्मिल ने उनके शानों पर हाथ रखकर उन्हें बैठने को कहा। वो उसके हाथ हटाकर बोले, मुझे उसके पास ले चलो मुजम्मिल। ले जाने ही आया हूँ, मगर आप बैठ तो जाएं। इस बार मुजम्मिल ने उन्हें ज़बरदस्ती बिठा दिया, फिर पानी का गिलास उनके हाथ में देकर कहा, आप खुद को रिलैक्स करें, वो बिल्कुल ठीक है, तब तक मैं घर पर इतला करता हूँ। वो पानी का गिलास पकड़े टकर टकर उसे देखते रहे। मुजम्मिल ने फिर उनसे कुछ नहीं कहा और घर पर फ़ोन करने लगा। बेल जाने की आवाज़ सुनकर वो दुआ करने लगा कि फ़ोन अनीका ही उठाए। फिर ऐसा ही हुआ। अनीका, मुझे तुमसे ख़ास बात करनी है, इसलिए पहले तो तुम आराम से बैठ जाओ। ऐसी क्या बात है? अनीका, जो फ़ोन सुनने से पहले पास रखी कुर्सी पर बैठ गई थी, मुजम्मिल की आवाज़ सुनकर घबराहट में खड़ी हो गई। मुजम्मिल ने नरमी से उसे टोका। देखो, अगर तुम इस तरह करोगी तो मैं बात कैसे करूँगा? अनीका को लगा वो ठीक कह रहा है। उसने अपने हवास काबू में करके कहा, हाँ, अब बताएं क्या बात है? वजदान का मामूली एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट? वो खुद को परेशान होने से रोक नहीं पाई। हाँ, मगर छोटा सा। वो अस्पताल में है, लेकिन परेशानी की कोई बात नहीं, उसे सिर्फ मामूली चोटें ही आई हैं। मैं अब्बू को लेकर कुछ देर बाद घर आ जाऊंगा। तुम अम्मी को हादसे का बताकर ज़हनी तौर पर तैयार कर लो, वरना अस्पताल में वजदान को देखकर वो परेशान हो जाएंगी, ठीक है? जी, उसने कहकर फ़ोन रख दिया। आयशा मुस्तफ़ा ने एक्सीडेंट का नाम सुनकर ही हाथ पांव छोड़ दिए। अनीका को उन्हें संभालने में काफ़ी वक्त लगा। फिर चादर उन्हें पकड़ाकर उनके बैठने के लिए कुर्सी अंदर से लाकर पोर्च में रखी। उसके बाद बेटे को तैयार करके उनकी गोद में दिया और भाग भाग कर घर के दरवाजे लॉक करने लगी। तभी बेल बजी थी। अनीका ने बेसाख्ता ही दौड़ कर गेट खोल दिया। उसका ख्याल था कि गेट पर मुजम्मिल होगा, पर वहां तो कोई लड़की थी। उस लड़की ने कागज पर लिखा एड्रेस उसकी तरफ बढ़ाकर तस्दीक चाही। तस्दीक करते हुए अनीका ने पूछा, एड्रेस तो यही है, पर आपको किससे मिलना है? वजदान मुस्तफ़ा से। अनीका ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। आज तक कोई लड़की वजदान का पूछने नहीं आई, फिर ये कौन थी? अनीका ने गौर से उस खुश शक्ल लड़की को देखा, जिसने काली साड़ी पर मैरून शॉल सलीके से अपने गिर्द लपेट रखी थी। आप कौन है और वजदान से क्यों मिलना चाहती हैं? मेरा नाम मलीहा फारूकी है। और इतना सुनकर ही अनीका के अंदर उबाल उठने लगे। तो ये है मलीहा फारूकी, जिसकी वजह से वजदान मेरी बहन को रिजेक्ट कर रहा है ही क्या इसमें? हर लिहाज से एक आम सी लड़की है। उसने तनफ्फुर ज़दा आंखें मलीहा के चेहरे पर गाड़ दी। जहां बदहवासी फैली हुई थी, वो मिन्नत भरे अंदाज में कह रही थी, प्लीज़ वजदान को बुला दीजिए, मेरा उनसे मिलना बहुत ज़रूरी है। वो घर पर नहीं है, अनीका ने कहकर गेट बंद करना चाहा, पर मलीहा ने उसे ऐसा करने नहीं दिया और गेट पर हाथ रखकर रोकते हुए बोली, आपको मालूम है वो कहाँ गए और कब तक आएंगे? नहीं। जाने वो कौन सा जज्बा था कि अनीका ने उसे बेखबर रखना चाहा। हालांकि वो देख सकती थी कि मलीहा बहुत परेशान है। शायद ये मलीहा को वजदान से ना मिलने देने की लाशौरी की कोशिश थी। मलीहा ने अपना नंबर उसी चिट के पीछे लिखकर अनीका को दिया और कहा, वजदान जैसे ही घर आए उनसे कहें इस नंबर पे मुझसे बात कर लें।
अनिका ने चिट लेकर गेट बंद कर दिया। बेल की आवाज़ सुनकर आयशा भी पोते को उठाए गेट की तरफ बढ़ी थी, पर अनिका को बात करते देखकर समझ गई कि मुजम्मिल नहीं आया और वहीं रुककर अनिका को देखने लगी। गेट बंद करके वो वापस मुड़ी तो उन्होंने पूछा, कौन था? कोई लड़की थी, गलत पते पर आ गई थी, तनफ्फुर से कहकर उसने कागज के छोटे छोटे टुकड़े करके हवा में उछाल दिए। वजदान अभी तक बेहोश था। आयशा उसके माथे से बाल समेटकर सर पर बंदी पट्टी को हल्के हाथ से छूकर फिक्रमंदी से बोली, इसे होश क्यों नहीं आया? अम्मी, सर पर चोट लगी है, कुछ तो असर होगा। वैसे मेरी डॉक्टर से बात हुई थी, वो कह रहे थे वजदान शॉक की वजह से बेहोश है। सर पर चोट लगने से अक्सर ऐसा हो जाता है, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं, फिर एक्सरे भी तो क्लियर है। मुजम्मिल ने रसान से उन्हें समझाया। साजिद और आपाक मजदान को पूरे शहर में ढूंढने के बाद इस उम्मीद पर कि शायद वो घर चला गया, उसके घर आगे आपाक गाड़ी में बैठा रहा। साजिद उतरकर गेट तक आया। बेल बजाते हुए उसकी नज़र गेट से खोलते ताले पर पड़ी। आंखों में तफक्कुर लिए वो गाड़ी में आ बैठा। आफाक ने उसे देखा। क्या हुआ? गेट पर ताला लगा हुआ है। आफाक चुप सा हो गया। फिर साजिद ने ही पूछा, अब कहाँ चल रहा है? आफाक ने कलाई पर बंदी घड़ी की तरफ देखा, फिर कहा, 7 बजने वाले हैं, अब और वक्त नहीं बचा। उसका लहजा अजीब सा हो गया था। साजिद ने उलझ कर उसे देखा, लेकिन कुछ पूछना मुनासिब नहीं समझा। तुम्हें कहाँ ड्रॉप करूं? ऑफिस ही ड्रॉप कर दो, वहां से गाड़ी लेकर घर जाऊंगा, नहीं तो सुबह पैदल ऑफिस जाना पड़ेगा। साजिद अपनी आदत के मुताबिक लाइट से मूड में बोला था। उसे ऑफिस छोड़कर आफाक ने कार अपने घर की तरफ मोड़ दी। नूरुल हुदा को आज पता चला था कि गम जाना के साथ गम रोजगार का कॉम्बिनेशन कितना बुरा लगता है। उन्होंने हमेशा मलिहा के लिए कुछ सोचने से खुद को बाज रखा, पर आज उन्हें मलिहा के सिवा कुछ सुझाई नहीं दे रहा था। वो यूं भी खुशबाश इंसान थे, पर आज उनकी खुशी इंतहा को पहुंची हुई थी। मोहब्बत को पा लेने का नशा भी कैसा सहर अंगेज होता है, और ये सहर पूरी तरह से उन्हें जकड़े हुए थे। वो सरे शाम ही घर लौट आए। बाबा जान और मलिक नासिर लाउंज में आमने सामने सोफों पर बैठे थे, पर शतरंज की बसात नहीं बुझी थी। नूरुल हुदा इस तब्दीली को नोट किए बगैर बाबा जान के पास आ गए। लीजिए बाबा जान, हस्बे वादा 7 बजने से पहले मैं घर पर हूँ। लेकिन मलिहा घर पर नहीं है। बेसाख्ता बाबा जान के मुंह से निकला तो वो सरसरी से अंदाज में पूछने लगे, कहाँ गई? बाबा जान ने जरा तवक्कुफ किया, फिर कहा, शादी की शॉपिंग के लिए। अभी तक नहीं आई? फिर ध्यान आने पर पूछने लगे, और गई किसके साथ है? अकेली ही गई है और कुछ देर में आ जाएगी। अच्छा, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, फिर साथ में चाय पियेंगे, नूरुल हुदा ने कहा। फिर उठकर अपने कमरे में चले गए। तुमने उसे बताया क्यों नहीं अजहर? मलिक नासिर ने नूरुल हुदा के जाने के बाद बाबा जान से कहा। बताने के लिए क्या रखा है मलिक? सुबह से शाम होगी और मलिहा अभी तक घर नहीं आई। हो सकता है अभी तक मलिहा की वजदान से मुलाकात ना हुई हो। मलिक नासिर ने खुशगुमानी की तो बाबा जान बोले, और ये भी हो सकता है उसने मलिहा की बात मानने से इनकार कर दिया हो, फिर अपने ही क्यास पर परेशान से हो गए। मलिक, दुआ करो मेरी बेटी का दिल ना टूटे। मगर 7 बजे एहतमाम से तैयार हुई मलिहा को ड्राइंग रूम में आता देखकर वो समझ गए कि उनकी दुआ रायगा गई थी। बाबा जान तो कुछ भी बोलने की पोजीशन में नहीं थे, अलबत्ता मलिक नासिर फौरन उसकी मदद को आए। छोड़िए भाभी, अब बातों में मजीद वक्त क्या गंवाना, आओ बेटी की रस्म कर ली जाए। सब रस्म के ख्याल से एक्साइटेड हो गए और किसी को फिर उस तरफ ध्यान नहीं आया। मलिहा से कहकर वो बाबा जान के पास आए, जो माथे पर शिकने लिए मलिहा को गहरी नजरों से देख रहे थे। चलो अजहर, उसने मेरी बेटी को धोखा दिया है, बाबा जान ने आतिशी लहजे में घुटी हुई आवाज के साथ कहा। तो मलिक नासिर नरमी से टोकर एहसास दिलाने लगे, ये वक्त इन बातों का नहीं है, आओ बेटी के सर पर हाथ रखकर दुआ दो। फिर नूरुल हुदा ने बाबा जान से इजाजत लेकर मलिहा के बाएं हाथ की उंगली में डायमंड रिंग पहना दी। पलके झुकाकर बैठी मलिहा को देखकर बाबा जान ने दिल ही दिल में दुआ दी, या अल्लाह, जो दुख मेरी बेटी ने झील लिया उसकी शिकायत नहीं की, मगर आइंदा मलिहा की जिंदगी में कोई गम ना आए। 7 बजे कहीं जाकर वजदान को होश आया तो वो आंखें खोलकर छत को देखने लगा। फिर उसने गर्दन हिलाकर दाएं बाएं देखा। अपने घर वालों को अपने पास देखकर उसने पूछा, मैं कहाँ हूँ? तुम हॉस्पिटल में हो, मुस्तफ़ा अजीम उसके पास आकर बोले, मगर उसे फौरी तौर पर कुछ याद नहीं आया तो हैरत से बोला, हॉस्पिटल में? हाँ, तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट? वजदान को सब याद आ गया, ये भी कि वो मलिहा से मिलने जा रहा था। वो झटके से उठकर बेड से खड़ा हो गया, मगर चक्कर आ गए और साथ ही सर में टीस भी उठी थी। दोनों हाथों से सर थामकर वो वापस बेड पर बैठ गया। आराम से बेटा, आयशा ने करीब आकर उसके बालों में हाथ फेरा। क्या टाइम हो रहा है? वजदान के पूछने पर मुजम्मिल ने घड़ी देखकर कहा, शाम के 7 बज रहे हैं। क्या? उसे यकीन ही नहीं आया। फिर वो चकराते सर और दर्द करते घुटनों की परवाह ना करते
बेड से उठकर मुजम्मिल के पास आकर बोला, मुजम्मिल भाई अपनी गाड़ी की चाबी दे, मुझे जाना है। कहाँ जा रहे हो? अभी तो होश आया है, तुम्हारा चेकअप होना बाकी है। आयशा मुस्तफ़ा परेशान होगी। तुम्हारी माँ ठीक कह रही है वजदान, चेकअप से पहले तुम कहीं नहीं जा सकते, फिर तुमने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। अबू प्लीज़, यहाँ मेरा दम रुक रहा है और आपको खाने की पड़ी है। उसके लहजे की बेकरारी महसूस करके मुस्तफ़ा अजीम खामोश हो गए और वो फिर से मुजम्मिल से बोला, भाई चाबी दे। मुजम्मिल समझ गया था कि वो रुकेगा नहीं, इसलिए नरमी से बोले, देखो तुम इस हालत में ड्राइव नहीं कर सकते, जहाँ जाना है मैं तुम्हें ले जाता हूँ, बताओ कहाँ जाना है। वजदान इस सवाल पर उलझ गया। 7 बजे लाइब्रेरी बंद हो जाती थी और एग्जीबिशन भी उस वक्त तक ख़त्म हो चुकी होगी। फिर मलिहा से मिलने की क्या सूरत हो। सोचते सोचते उसकी नज़र अनीका पर पड़ी तो यूं ही पूछने लगा, भाभी मेरे लिए कोई फ़ोन आया था या घर पे मेरा कोई पूछने आया हो? अनीका अंदर ही अंदर घबरा गई, मगर उसके बोलने की नौबत ही नहीं आई और आयशा ने कहा, हाँ आफाक का फ़ोन आया था, कह रहा था ज़रूरी काम है तुम उसे फ़ोन कर लो। वजदान को पता नहीं क्यों लगा कि आफाक मलिहा के बारे में बात करना चाह रहा होगा। वो तेज़ी से बोला, मुजम्मिल भाई मुझे आफाक के घर ले चले? ठीक है चलो। वजदान को सहारा देकर साथ ले जाते मुजम्मिल से मुस्तफ़ा अजीम मुतफक्किर होकर बोले, उसका ख्याल रखना। जी अब्बू, उसने कहा और वजदान के साथ बाहर निकल आया, जो लड़खड़ाहट के बावजूद सीधा चलने की कोशिश कर रहा था। आफाक के घर पहुंचे तो वहाँ कोई नहीं था। अब क्या करोगे? मुजम्मिल ने पूछा। देखो सारी फैमिली कहीं खो गई है, कहीं गई हुई है और वापसी में यकीनन देर हो जाएगी, तो चौकीदार की तरह गेट पर बैठे रहने से क्या ये बेहतर नहीं कि हम किसी होटल में जाकर खाना खा लें? मुझे बहुत भूख लग रही है। आखिर में वो बेचारगी से बोला तो वजदान हंस पड़ा। ठीक है लेकिन बिल आप देंगे। वकीलों की नज़र दूसरों की जेब पर क्यों होती है? क्योंकि दूसरों की जेब से ही वकीलों की जेब में माल आता है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। तो मुजम्मिल ने कहा, पेट बातों से भर लेंगे तो खाएंगे क्या? चलो। और दोनों भाई पास के ही होटल में खाना खाने चल पड़े। खाने के बाद इफ्तिखार हसन ने रुख्सत की इजाज़त चाही तो मलिहा सुमेरा से मिलकर मिन्नत से बोली, आज रुक जाओ सुमेरा। सुबह तो आफाक ने सुमेरा से बात करने को टाल दिया था, मगर उस वक्त उसे सुमेरा से बात करने की बहुत जल्दी थी, इसलिए मलिहा की हालत को नज़रअंदाज करते हुए उसने इशारे से सुमेरा को मना कर दिया। उसका इशारा समझकर सुमेरा ने मलिहा से ना चाहते हुए भी माजरत कर ली। आज तो नहीं रुक सकती, मगर कल मैं सुबह से ही आ जाऊंगी। फिर उसे अपना ख्याल रखने का कहकर गाड़ी में जा बैठी। आफाक भी बाबा जान को अल्लाह हाफिज कहकर नूरुल हुदा से गले मिलने के बाद गाड़ी में आ गया। तुम मरीहा और बजदान के बारे में क्या जानती हो? गाड़ी में वो दोनों ही थे। इसी बात का फायदा उठाकर ड्राइविंग करते आफाक ने चुप बैठी सुमेरा से अचानक ही पूछा। वो बराह रास्त सवाल पर गड़बड़ाई, फिर उसे सच बोलना बेहतर लगा। सब कुछ, मगर एक बात नहीं जानती कि वादा करने के बाद वजदान लाइब्रेरी क्यों नहीं आया? यह तो मैं भी जानना चाहता हूँ, उसने धीरे से कहा। फिर पूछा, ये शादी का क्या मामला है? मलिहा की शादी नहीं हो रही आफाक, उसे जिंदा दीवार में चुनवाया जा रहा है। कल रात उसने फूफा जान से वजदान के लिए बात की थी और वो भड़क गए। फिर सुबह उसे निकाह की खबर दे दी। यानी मेरा शक सही था, लेकिन नूरुल हुदा इस शादी के लिए कैसे राजी हो गया, वो भी फौरन? फूफा जान को जानते नहीं है कि कोई 30 मार खान भी उनके सामने दुम ना मारे? नूरुल हुदा क्या चीज़ है? फिर मलिहा में किस चीज़ की कमी है जो वो इनकार करता? बेजार से लहजे में कहकर वो खिड़की से बाहर देखने लगी। जब ये काफिला अपनी मंजिल पर पहुंचा तो वजदान को वहां देखकर हैरान रह गए, जो सर पर पट्टी लपेटे कार के बोनट पर चढ़कर बैठा था और मुजम्मिल उसके सामने खड़ा जूते की टो से जमीन खुरच रहा था। किसी ने भी गाड़ी गेट से अंदर जाने का इंतजार नहीं किया और दरवाजे खोलकर वहीं उतर गए। सुमेरा की अम्मी उसकी पट्टी और चेहरे पर खराशों को देखकर परेशान हो गई। ये सब क्या है वजदान, तुम्हें चोट कैसे लगी? कुछ नहीं खाला, बस बाइक स्लिप हो गई थी। मगर ये हुआ कैसे? इफ्तिखार हसन भी उस तरफ चले आए। आप अंदर तो चले, फिर बताता हूँ, कहते हुए उसने कार में बैठे आफाक को देखा, जो कार गेट के अंदर ले गया। पोर्च में कार रोककर वो बाहर आ गया। वजदान अंदर आओ, बाहर बहुत ठंड है। मुजम्मिल भाई आप भी आ जाएं। फिर सब आगे पीछे अंदर चले गए। आफाक की आंखों का गैर मामूली तासुर देखकर वजदान ठटक गया था, पर यह भी जानता था कि हादसे की तफसीर जाने बगैर कोई चैन से नहीं बैठेगा। हॉल में सबके बीच बैठकर वो हादसे के बारे में सब बता चुका तो आफाक ने उसे मुखातिब किया। वजदान मेरे कमरे में आ जाओ, ज़रूरी बात करनी है। वजदान आफाक के साथ उठ गया तो उनके पीछे सुमेरा भी वहां से चली आई। तुम्हारा एक्सीडेंट आज नहीं होना चाहिए था वजदान। कमरे में आते ही आफाक ने उसे देखकर मुतासिफ लहजे में कहा तो वजदान उसके अंदाज पर चौंक कर बोला, हुआ क्या है? हम अलीहा की एंगेजमेंट अटेंड करके आ रहे हैं और 3 दिन बाद उसकी शादी है। वजदान के सर पर बम फटा था। सुमेरा कमरे में आई तो उसे देखकर आफाक ने कहा, बाहर से फ़ोन ले आओ और आते हुए दरवाज़ा बंद कर लेना। सुमेरा उल्टे पैरों मुड़ गई और कॉरिडोर में रखा फ़ोन उठाकर कमरे में ले आई। वो दोनों अलग अलग
सोफे पर बैठे थे जिनके बीच में टेबल रखा था। सुमेरा ने फ़ोन टेबल पर रखा, फिर दरवाज़ा बंद करती वो आफाक के बराबर और किसी के कहे बिना ही रिसीवर उठाकर मलीहा का नंबर डायल करने लगी। मलीहा पर बेहिसी की कैफियत तारी थी। वो रवानी से कलम चलाते हुए दिल के अंदर दबे राज डायरी पर लिख रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। बेड पर बैठी सर झुकाकर लिखती मलीहा ने हाथ रोककर दरवाजे की तरफ देखा। दरवाज़ा खुला है, आ जाओ। उसकी आवाज़ पर बहादुर ने दरवाज़ा खोलकर अंदर देखा। कहो क्या बात है? बीबी साहब आपके लिए फ़ोन आया है। मलीहा की नज़रों में कायनात घूम गई थी। किसका? धड़कते दिल के साथ उसने पूछा। सुमेरा बीबी का। और मलीहा ने बेदर्दी से निचला होंठ दांतों से काट डाला। उसे कहो मैं सुबह बात करूंगी। बोलकर वो फिर से डायरी में कुछ लिखने लगी, फिर खुद ही कुछ सोचकर डायरी बंद करके तकिए के नीचे रखी और बाहर आ गई। सीढ़ियों के इख्तिताम पर इन्हीं के साथ आबनूस का ऊंचा स्टूल रखा था जिस पर फोन रखा रहता। बहादुर ने रिसीवर उठाया ही था कि मलीहा ने रिसीवर उसके के हाथ से लेकर कहा, तुम जाओ। फिर फोन पर हेलो कहा। तुम्हें मालूम है आज वजदान क्यों नहीं आया था? मलीहा भला क्या कह सकती थी। सुमेरा ने उसके बोलने का इंतजार भी नहीं किया। वजदान का एक्सीडेंट हो गया था। मलीहा को रेलिंग थामना पड़ी, वरना वो गिर जाती। फिर रेलिंग के सहारे धीरे धीरे आखिरी सीढ़ी पर बैठ गई। वो सुबह लाइब्रेरी ही आ रहा था कि मोड़ काटते हुए बाइक स्लिप होगी। तुम्हें याद है सुबह जब हम जाम में फंस गए थे और ड्राइवर ने बताया था कि किसी मोटरसाइकिल वाले का एक्सीडेंट हुआ है? वो वजदान, वो ठीक तो है? मलीहा के हलक से फंसी फंसी आवाज़ निकली। हाँ ठीक है, शुक्र है। मलीहा ने बेसाख्ता शुक्र अदा किया तो सुमेरा पूछने लगी, अब तुम्हारा क्या फैसला होगा? मेरा फैसला? उसने गुमसुम सी सरगोशी की। तभी वजदान ने सुमेरा के हाथ से रिसीवर ले लिया, मगर मलीहा को बोलता सुनकर चुप भी रहा। जो कह रही थी, फैसला करने का इख्तियार कभी भी मेरे पास नहीं रहा। मेरे फैसले का क्या पूछती हो? फैसला तो हो भी चुका, अब तो बस अमल करना बाकी है। और मेरे पास कोई राह फरार नहीं, अगर कोई थी भी तो अब मेरी। जानती हो हादी भाई ने मुझसे क्या कहा? उसकी आंखें एकदम डुबडुबा गई। वजदान सन्नाटों में घिरा उसकी आवाज़ सुन रहा था। मलीहा नम आवाज़ में बोली, उन्होंने कहा वो मुझसे मोहब्बत करते हैं। मैं भी हादी भाई से मोहब्बत करती हूँ और इस मोहब्बत के साथ मैंने एक दुआ भी की थी कि मेरी खुशी की खातिर अपना दुख सहने का हौसला रखने वाले को कभी दुख ना मिले। अगर मैं भी जाकर उनसे कहूँ कि मुझे वजदान मुस्तफ़ा का साथ बख्श दे तो वो ज़माने से लड़ जाएंगी, मगर मैं उस शख्स का साथ छोड़ने का हौसला कहाँ से लाऊं जो मुझे साथ छोड़कर जाने की इजाज़त दे रहा हो? हौसला तो वजदान में भी नहीं था कि मलीहा को उसका साथ छोड़कर अपना हाथ थामने को कहे, जिसका साथ छोड़ने की ताकत मलीहा में नहीं। बेख्तियारी बेबसी नहीं होती, बल्कि बेबसी तो यह है कि इंसान की बेख्तियारी उसके इख्तियार की पाबंद हो जाए। मलीहा की बेबसी वजदान को बेबस कर रही थी, जो सुस्त आवाज़ में कह रही थी, मोहब्बत बोझ नहीं होती, फिर भी झुका देती है। मैं झुकती जा रही हूँ। हादी भाई ने मेरे कंधों पर मोहब्बत का बोझ इतना बढ़ा दिया कि मेरी पेशानी ज़मीन से जा लगी है। मैं नज़र नहीं उठा पा रही, सर कैसे उठाऊँ? और वजदान? उसकी आवाज़ में दर्द खुल गया। जब मिला था तो सोचा भी नहीं था कि ये शख्स मेरे दिल का दर्द बन जाएगा। वजदान के अपने दिल में दर्द उठा था जिसे महसूस किए बगैर वो कहे जा रही थी। अगर 24 घंटे पहले कोई मुझसे पूछता तुम वजदान से मोहब्बत करती हो तो मैं कहती हाँ, मैं वजदान से मोहब्बत करती हूँ। लेकिन अगर इस वक्त कोई मुझसे ये सवाल पूछेगा तो कहूँगी मैं वजदान से मोहब्बत नहीं करती। वजदान को लगा वो सांस नहीं ले पाएगा। मुझे वजदान से इश्क है। वजदान को लगा वो अब कभी सांस नहीं ले पाएगा। उसने उस बेदर्दी से अपना निचला होंठ दांतों तले दबाया कि खून रिसने लगा। उधर मलीहा की आवाज़ में सिसकियाँ घुल गई थीं। पर वो चीज़ जो मैं ज़िंदगी में कभी नहीं सीख पाई, मोहब्बतों को कैटेगराइज करना है, मैं कभी जान नहीं पाई। कैसे किसी की मोहब्बत को सबसे ऊपर वाले खाने में रखते हैं और कैसे किसी दूसरी मोहब्बत को नीचे वाले खाने में। मुझे बस मोहब्बत करना आता है और मैंने बाबा जान से, हादी भाई से और वजदान से मोहब्बत की, मगर जब निभाने की बारी आई तो कोई एक मोहब्बत भी ढंग से निभा नहीं पाई। उसकी आवाज़ सिसकियों में डूब गई। खिंचे हुए चेहरे के साथ वजदान की गिरफ्त रिसीवर पर सख्त होती जा रही थी। बेबस सी आवाज़ उभरी, काश मेरी ज़िंदगी में एक मौत सा हो जाए। मैं आंखें बंद करके खोलूं तो सामने वजदान हो। उसने असल में आंखें बंद करके खोली, फिर गैर मरे नुक्ते को देखते हुए कहने लगी, मैं उसे वो सब कह देती जो मेरे दिल में है कि मैं उसके बगैर मर जाऊंगी। वो मेरी ज़िंदगी का हासिल है, बहुत चाह है उसे, इतना कि अब उस चाहत से दस्तबरदार नहीं हुआ जाता। उससे अलग होने का ख्याल मेरे जिस्म से रूह खींच रहा है। काश वो कहीं से आ जाए, एक बार से ही, आखिरी बार से ही मैं उसे जी भर के देख तो लूँ। अब एक उम्र उसके बगैर गुजारनी है, कोई तो सहारा हो। उसने एक बार कहा था, आप अपने 24 घंटों में से एक पल मुझे नहीं दे सकती।
آج کوئی جا کر اس سے پوچھے اپنی پوری زندگی میں سے ایک پل مجھے نہیں دے گا؟ ایک پل، صرف ایک پل مجھے دے دے، ایک بار مجھ سے ملنے آ جائے، بس ایک بار۔ وہ دونوں ہاتھوں سے ریسیور تھامے تڑپ تڑپ کر روتے ہوئے فریاد کرتی جا رہی تھی۔ وجدان کا پورا وجود اس بارش میں بھیگ گیا۔ ملیحہ، اس نے بے چین ہو کر اسے پکارا۔ ملیحہ ایک دم چپ ہو گئی۔ وہ دم سادے بیٹھی تھی۔ وجدان کی آواز پہچاننے میں اسے ایک سیکنڈ کی دیر نہیں لگی۔ کچھ دیر پہلے وہ کہہ رہی تھی کہ وجدان کہیں سے آ جائے، اور اب جب وہ اس کی آواز سن رہا تھا تو ملیحہ سے کچھ بولا ہی نہیں گیا۔ اس نے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد چپ چاپ ریسیور کریڈر پر ڈال دیا۔ آفاق وجدان کے تناؤ بھرے چہرے کو دیکھ رہا تھا جو لب بھیجے خاموش بیٹھا تھا۔ نہ جانے ملیحہ کیا کہہ رہی تھی کہ ریسیور پر اس کی گرفت سخت ہوتی جا رہی تھی۔ ضبط کی کوشش میں اس کی آنکھیں دہکنے لگی، پھر یکدم ہی اس نے بے قراری سے ملیحہ کا نام لیا، اور کچھ پلوں کی خاموشی کے بعد جب ملیحہ نے لائن ڈسکنیکٹ کر دی تو وجدان نے فون رکھ دیا۔ ملیحہ کیا کہہ رہی تھی؟ آفاق نے پوچھا تو وہ تھکے تھکے سے انداز میں مسکراتے ہوئے بولا، ملیحہ اتنا حق تو رکھتی ہے کہ مجھے سولی پر لٹکا کر سانس لینے کی سزا سنا دے۔ پھر اس نے اپنے ہونٹ کاٹتے ہوئے آفاق کو دیکھا۔ آفاق، میں ملیحہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ ملیحہ نے فون رکھا اور ریلنگ کا سہارا لے کر آہستہ سے اٹھی، اوپر کمرے میں آ گئی اور چلتے ہوئے اس نے بالکنی کا دروازہ کھول دیا۔ پھر سست قدموں کے ساتھ وہ جھولے میں آ بیٹھی۔ سرد ہوائیں چل رہی تھی جن کے زور سے چائنیز لے میں بج رہے تھے۔ سردی کی شدت نے پل بھر میں ملیحہ کے گال گلابی کر دیے اور ہاتھ پیر برف کی مانی ٹھنڈے، مگر اس کی ہر حس جیسے مر چکی تھی۔ وہ وہیں پاؤں پر رکھ کر لیٹ گئی۔ ملیحہ نے آسمان کی طرف دیکھا، اسے 14ویں کا چاند پسند تھا۔ ملیحہ نے چاند کو دیکھ کر اندازہ لگایا ابھی 14 تاریخ میں کچھ دن باقی تھے۔ کیا میں بس چاندنی کا انتظار ہی کرتی رہ جاؤں گی؟ کڑی دھوپ میری زندگی کا سایہ کب تک بنی رہے گی؟ اس نے تھک کر سوچا، پھر بہت دل سے دعا کی، یا اللہ مجھے اس آزمائش سے نکال دے۔ انتخاب میرے بس کی بات نہیں۔ اس کی وہ رات بھی آنکھوں میں کٹ گئی اور وہ پلک تک نہیں جھپک پائی۔ فجر کی اذان کے ساتھ اس کے بے جان جسم میں حرکت ہوئی اور وہ اٹھ بیٹھی۔ نماز پڑھ چکی تو اس کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھ کے، مگر دعا نہیں کر سکی۔ ہاتھ اٹھاتے ہی جو دعا اس کے لب پر آنے کو مچلی تھی وہ نور الہدا کے لیے بد دعا تھی، اور ملیحہ کبھی نور الہدا کو بد دعا نہیں دے سکتی تھی۔ اس نے دعا کے لیے اٹھے ہاتھ گرا دیے اور جائے نماز سے اٹھ گئی۔ ملیحہ کو پانی حلق سے اتارنا مشکل ہو گیا تھا، نوالے کیا نگلتی، لیکن بابا جان اور نور الہدا ناشتے پر آئے تو نور الہدا اس کی غیر موجودگی کو محسوس کر کے بولے، ملیحہ ناشتہ نہیں کرے گی؟ اٹھ تو گئی ہوگی، دیر تک سونے کی اسے عادت نہیں ہے۔ بابا جان نے یہ نہیں بتایا کہ وہ ناشتے کے لیے منع کر چکی ہے، بلکہ کہا ملیحہ اپنے کمرے میں ناشتہ کرے گی۔ اس جھوٹ کی وجہ بھی تھی، وہ جانتے تھے کہ یہ سن کر ملیحہ نے ناشتہ کرنے سے منع کر دیا ہے، نور الہدا سیدھا اس کے پاس پہنچ جائیں گے اور پھر شاید اس کے ستے ہوئے چہرے کو دیکھ کر کچھ اخذ بھی کر لیں، اور اب ملیحہ کا مستقبل ان کے ہاتھ میں تھا۔ بابا جان نہیں چاہتے تھے ملیحہ کی طرف سے ان کے دل میں کبھی بال نہ آئے۔ وہ ایک باپ کی طرح اپنی بیٹی کی نادانی پر پردہ ڈالے رکھنا چاہتے تھے۔ ملیحہ کے لیے نور الہدا کا دل بہت کشادہ تھا، مگر بابا جان جانتے تھے بیوی کے لیے اکثر مردوں کا دل تنگ ہو جاتا ہے، اسی لیے بابا جان نہیں چاہتے تھے کہ وہ مشکوک ہوں۔ لیکن نور الہدا کے لیے یہ تبدیلی بھی حیران کن تھی۔ کمرے میں کیوں؟ بابا جان قصدن مسکرا کر بولے، بھائی ہمارے ہاں جب شادی کی تاریخ طے ہو جاتی ہے تو لڑکی کا لڑکے سے پردہ کرا دیا جاتا ہے۔ اب شادی تک ملیحہ تمہارے سامنے نہیں آ سکتی۔ اوکے، نور الہدا زیر لب مسکرائے۔ ناشتے سے فارغ ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ ملیحہ کی خالہ اور مومانیاں اس کی کزن کے ساتھ آ گئیں۔ بابا جان نے خوش دلی سے انہیں ویلکم کرتے ہوئے ملیحہ کی خالہ سے کہا، فریال ہوتی تو ملیحہ کی شادی بہت دھوم دھام سے کرتی، اب تمہیں سب انتظام کرنا ہے، میں تو ان معاملات میں بالکل اناڑی ہوں۔ فکر مت کریں بھائی صاحب، ملیحہ میری اپنی بیٹی ہے، میں اور بھابیاں مل کر سب سنبھالیں گی۔ آمنہ نے خلوص سے یقین دلایا۔ انشاءاللہ کہیں کوئی کسر نہیں رہے گی بھائی صاحب، بڑی مومانی نے کہا۔ پھر واقعی انہوں نے سب انتظامات خوش اسلوبی سے سنبھال لیے۔ لان کافی کشادہ تھا، صرف چوڑائی ہی 500 گز تھی اور 20,000 گز پر بنے قصر فاروقی کے گرد دائرے کی شکل میں چاروں طرف پھیلا تھا، اور مہمانوں کی تعداد محدود تھی۔ افتخار حسن اور منیر حسن کے خاندان اور آمنہ کی فیملی کے علاوہ گنے چنے کچھ خاص لوگ ہی تھے، اس لیے ڈیسائیڈ ہوا کہ فنکشن قصر فاروقی میں ہی ارینج کیا جائے۔ مہندی کا دن آ گیا، مگر ملیحہ کی حالت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اس کے احساسات پر برف جم چکی تھی، شام ڈھل چکی تھی اور قصر فاروقی جگمگاتی روشنیوں سے بقائے نور بنا ہوا تھا۔ پیلے کاٹن کے سلور گوٹا لگے شلوار قمیض میں ملیحہ کے کانوں میں موتیوں کے بالیں جھول رہے تھے۔
دونوں کلائیوں میں بھر بھر کر پہنی کانچ کی چوڑیوں کے آگے موتیے اور گلاب کے مہکتے گجرے اس کی دودھیا کلائیوں میں سجے تھے۔ اس کے لمبے بالوں کو موتیے کی لڑیوں سے گوندھ کر چوٹی کی شکل میں سنوارا گیا تھا۔ کاٹن کا پیلا دوپٹہ اس نے سر پر اوڑھ رکھا تھا۔ لڑکیاں اسے اپنی ہمراہی میں لیے کمرے سے باہر آئیں، جو 2 دن سے اس کی مستقل قیام گاہ بنا ہوا تھا، اور سیڑھیاں اتر کر ہال کے باہر والے دروازے سے ہوتی لان میں آ گئیں۔ ملیحہ کو نور الہدیٰ کے برابر میں بٹھا دیا گیا۔ لڑکیوں نے اپٹن کا کھیل شروع کر دیا، مگر لڑکیوں کو اپنے کپڑے بہت عزیز تھے۔ وہ اس کھیل میں شامل نہیں ہوئیں اور گانے گاتی رہیں۔ سارے لڑکے سفید کاٹن کے شلوار قمیض پہنے ہوئے تھے، جن کا حال اب بے حال ہو چکا تھا۔ وہ اپنے چہرے ہی رنگنے میں لگے رہے۔ کسی کو ملیحہ کے برابر بیٹھے اس تماشے کو دیکھ کر ہنستے نور الہدیٰ کا خیال ہی نہیں آیا۔ خود کو بچاتے جنید کی نظر ان پر پڑی تو وہ چلایا، بھائیو، اسے کہتے بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ، تم سب اپنا ستیہ ناش کیے جاؤ۔ ادھر نور الہدیٰ آرام سے ہونے والی بیگم کی بغل میں بیٹھا دانت نکال رہے۔ پھر تو سبھی مٹھیوں میں اپٹن بھرے نور الہدیٰ کی طرف دوڑے۔ نور الہدیٰ نے جو جب غفیر کو اپنی طرف آتے دیکھا تو محاورتاً نہیں، حقیقتاً ملیحہ کے سر کے اوپر سے چھلانگ لگا کر پیچھے کی طرف دوڑے، مگر سمت نے انہیں جا لیا۔ پھر سب انہیں گھسیٹتے ہوئے بیچ ہال میں لے آئے۔ اب نور الہدیٰ گھاس پر دراز تھے اور ہر طرف سے ان پر اپٹن تھوپا جا رہا تھا۔ وہ چلانے لگے، بس کرو یار، کل میری شادی ہے، کیوں شکل بگاڑ رہے ہو؟ بڑا نازک دل ہے تمہاری بھابھی کا، بیچاری ڈر جائے گی۔ مگر کوئی بھی انہیں چھوڑنے پر تیار نہیں تھا۔ گھونگھٹ میں لاتعلق بیٹھی ملیحہ نے نور الہدیٰ کی آواز سنی تو سر اٹھا کر دیکھا۔ واقعی نور الہدیٰ کے چہرے پر اتنا اپٹن ملا گیا تھا کہ لڑکوں کے شکنجے میں ملیحہ کو انہیں پہچاننے میں دقت ہوئی، اور جب پہچان لیا تو بے ساختہ ذرا سا مسکرائی۔ 3 دن بعد ملیحہ نے سمیرہ کے بے جان چہرے پر کچھ دیکھا تھا، اور وہ بھی مسکراہٹ۔ اسے اپنا سانس بحال ہوتا محسوس ہوا، جیسے لوہا لوہے کو کاٹتا ہے اور زہر زہر کا علاج ہوتا ہے۔ خدا کرے نور الہدیٰ کی محبت وجدان کی محبت کے زخم کا مرہم بن جائے، آمین۔ اس نے دل میں دعا کی۔ سر اٹھانے کی وجہ سے ریشمی آنچل ملیحہ کی پیشانی سے پیچھے کو سرک گیا تھا۔ پل بھر کے لیے نور الہدیٰ کی نظر اس پر پڑی تھی۔ 3 دن بعد اس کا چہرہ دکھائی دیا تھا۔ وہ اسے دیکھتے رہ گئے۔ ملیحہ اب بھی غائب دماغی کی حالت میں تھی۔ اسے چہرہ چھپانے کا خیال ہی نہیں آیا، الٹا ان کی حالت پر مسکرا دی۔ اسے مسکراتا دیکھ کر تو نور الہدیٰ اندر تک شانت ہو گئے تھے، پھر ہنستے ہوئے زور سے بولے، اب اور تو میری درگت نہ بناؤ، وہ دیکھو میری دلہن ہنس رہی ہے۔ ان کے میری دلہن کہنے پہ ایک دم سے ملیحہ کی مسکراہٹ غائب ہوگی، اور اس نے سر کو جھکا کر چہرہ چھپاتے ہوئے سمیرہ سے گھونگھٹ ٹھیک کرنے کو کہا۔ نور الہدیٰ کو اس کا گریز بھی اچھا لگا تھا۔ آج گھونگھٹ گرا لو، کل تو میں ہی گھونگھٹ اٹھاؤں گا۔ انہوں نے ملیحہ کے ڈھکے چھپے وجود کو دیکھ کر دل میں محسوس سی سرگوشی کی۔ سمیرہ تکیہ گود میں لیے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ 1 بجنے والا تھا اور نیند کا دور دور تک کوئی پتہ نہیں تھا۔ یوں بھی آج کل وہ اور ملیحہ جاگنے کا شغل ہی کیا کرتی۔ دونوں چپ چاپ بیٹھ کے دور دراز کونوں پر لیٹی چھت کو اندھیرے میں گھورتی رہتی۔ ملیحہ باتھ روم سے باہر آئی تو ہاتھوں اور پیروں پر لگی مہندی دھل چکی تھی۔ سمیرہ نے دیکھا تو ملامت کرنے لگی، مہندی کیوں ابھی دھو دی؟ صبح دھوتی تو رنگ نکھر جاتا، رنگ تو اب بھی نکھرا ہوا ہے۔ اس نے ہاتھ سمیرہ کے آگے کیے جن پر مہندی کا رنگ بہت گہرا تھا۔ سمیرہ نے اس کے ہاتھ پکڑ کر دیکھے، پھر مسکرا کر بولی، نور الہدیٰ تم سے بہت پیار کرتے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ اس کے عام سے لہجے میں ناز مفقود تھا۔ سمیرہ نے اسے دیکھا، تمہیں اس بات کی کوئی خوشی نہیں ہے کہ جس شخص سے تمہاری شادی ہو رہی ہے وہ اس دنیا میں سب سے زیادہ تمہیں چاہتا ہے؟ خوشی کیوں نہیں ہوگی، ہر لڑکی چاہتی ہے کہ شوہر کی من چاہی ہو۔ اب بھی اس کے لہجے میں کوئی غیر معمولی پن نہیں آیا تھا۔ پھر بات بدلنے کو بولی، چائے پیو گے؟ اپنے لیے بنانے جا رہی ہوں۔ تم اور چائے؟ سمیرہ حیران ہو کر بولی، ہاں۔ ملیحہ نے آرام سے کہا، اصل میں نور الہدیٰ کو چائے بہت پسند ہے، تم کچھ زیادہ ہی ان کی پسند ناپسند کا دھیان نہیں رکھنے لگی؟ سمیرہ تیکھے لہجے میں بولی، جب ان کی خاطر اپنی پسند ہی چھوڑ دی تو ان کی پسند اپنانے میں کیا حرج ہے؟ اس نے وجدان کا نام نہیں لیا تھا، پھر بھی سمیرہ سمجھ گئی وہ وجدان کی بات کر رہی ہے۔ اب اس نے یہی عادت اپنا لی تھی کہ کہیں بے اختیاری میں وجدان کا ذکر زبان سے سرزد ہو بھی جاتا تو بھی اس کا نام نہیں لیتی تھی۔ منگنی والے دن کے بعد سمیرہ نے اس کی زبان سے وجدان کا نام نہیں سنا تھا۔ وہ گہری نظروں سے اسے دیکھتی رہی، پھر سانس بھر کو کہا، تم بیٹھو میں چائے بنا کے لاتی ہوں۔ وہ چائے بنانے کے لیے اٹھ گئی تو ملیحہ فارغ بیٹھنے کے بجائے اپنے اسٹوڈیو میں آ گئی۔ اس نے نیا کینوس اٹھا کے ایزل پر رکھا، برش ہاتھ میں لے کر سوچنے لگی کہ کیا بنائے۔ پھر کسی شعوری کوشش کے بغیر ہی اس کا ہاتھ کینوس پر چلنے لگا۔
सुमेरा आई तो वो पूरी तरह कैनवस में खोई हुई थी और उसका हाथ बहुत तेजी से चल रहा था। उसे मगन देखकर आवाज देने के बजाय कप टेबल पर रखते हुए सुमेरा स्टूडियो में आगे और उसकी पुश्ते आगे होकर देखा आगे वो क्या बना रही है। मगर कैनवस पर नजर पड़ते ही उसका दिमाग फग से उड़ गया। सुमेरा ने वहशतज़दा नजरों से मलिहा के चेहरे को देखा और उसको ठटकने को महसूस करके मलिहा ने उसे देखकर कहा, तुम्हें क्या हुआ है? सुमेरा ने कुछ बोले बगैर सकते किसी कैफियत में कैनवस की तरफ देखा तो मलिहा की हैरान निगाहें भी उसकी नज़रों के ताक़ुब में कैनवस पर उठ गईं। सुमेरा को जो महसूस करके हैरत हुई उस पर खुद मलिहा बुरी तरह चौंक गई थी। वो अधूरा पोर्ट्रेट इतना वाज़ेह था कि वजदान का चेहरा उसमें नजर आ जाता। मलिहा को ध्यान भी नहीं था कि वजदान का चेहरा पेंट कर रही है। अपनी बेबसी पर उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो लब को जलती हुई ब्रश रख कर वहां से हट गई। सुमेरा उसके पीछे बालकनी में आई तो वो घुटनों पर चेहरा टिकाए झूले में बैठी थी। सुमेरा आहिस्तगी से उसके साथ बैठ गई, जो पथराई हुई आंखों से यकटक सामने देखे जा रही थी। उसकी खामोशी ने सुमेरा को उदास कर दिया था, मगर खुद वो भी कोशिश के बावजूद बोल नहीं पा रही थी। कई बोझल पल गुजर गए तो मलिहा की ख्वाबीदा आवाज़ सुनाई दी। सुमेरा ने सर उठाकर उसे देखा जो कह रही थी, मैं मरना नहीं चाहती मगर कुछ दिनों से लग रहा है कि मेरे अंदर सब कुछ मरता जा रहा है, यहाँ तक कि ज़िंदगी भी। ये कहकर वो अपने लफ्ज़ों पर घबरा उठी और गुमसुम सी बैठी सुमेरा का हाथ पकड़कर टूट के फरियाद करने लगी। मैं मरना नहीं चाहती सुमेरा, प्लीज़ मुझे बचा लो। मेरी सांसें, मेरा दिल घट रहा है। हर धड़कन के साथ दिल रुकता जा रहा है, मगर मैं मरना नहीं चाहती। और उस शख्स का ख्याल मुझे जीने नहीं देगा। मुझे बचा लो सुमेरा, बचा लो मुझे, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। सुमेरा के दिल को कुछ हुआ था। वो यकदम ही मलिहा से लिपट कर रोने लगी, फिर खुद ही उससे अलग होकर रोती हुई उठ गई। मैं मलिहा की तरफ से बहुत फिक्रमंद हूँ अजहर, वो मुझे ठीक नहीं लगती। मेहंदी की तकरीब के दौरान मलिक नासिर ने मलिहा के बेहिस से रवैये को ख़ास तौर से महसूस किया था और अब स्टडी में बैठे वो बाबा जान से अपनी परेशानी का इजहार कर रहे थे। बाबा जान ने हंकार उभरते हुए उनको देखा। मैंने भी महसूस किया है कि वो आजकल बुझी बुझी सी रहती है, मगर ये सब उसकी अपनी हमाकत का सिला है। जो दूसरों पर आसानी से एतबार कर लेते हैं उन्हें धोखे के लिए तैयार रहना चाहिए। वो परेशान तो थे, मगर उनके लहजे में हल्का फुल्का गुस्सा भी था। जो मामला अपने आप ही ख़त्म हो गया उसके जिक्र से क्या फ़ायदा। मलिक नासिर ने उनके गुस्से को महसूस किया, लेकिन इस शादी को मुलतवी किया जा सकता था। अभी वो एक सदमे से नहीं संभली और तुमने उसके सामने दूसरी आजमाइश खड़ी कर दी है। शादी यकीनन मुलतवी हो सकती है, लेकिन इस दवा की वजह क्या बयान की जाए? क्या ये कि मेरी बेटी जिससे शादी करना चाहती थी उसने मेरी बेटी के साथ शादी करने से इनकार कर दिया और अब मेरी बेटी को इस सदमे से निकलने के लिए वक्त चाहिए। उन्होंने तपे तपे लहजे में कहा, फिर पस्त आवाज में बोले, क्या लगता है तुम्हें, क्या मैं अपनी बेटी का दुश्मन हूँ जो जानबूझकर उसे तकलीफ दे रहा हूँ? नहीं मलिक। उनके बोलने से पहले बाबा जान खुद ही बोले, लेकिन अगर सब तय हो जाने के बाद अब मैं अपने फैसले में कोई रद्द-बदल करता हूँ तो मलिहा शकूक की जिद में आ जाएगी। उस शक की एक निगाह भी पड़ जाए तो पारसाई की चादर मैली हो जाती है। हमाकत तो की है उसने, मगर मैं नहीं चाहता कि मलिहा को इस हमाकत की सज़ा मिले, लेकिन कुछ ना कुछ तकलीफ तो उसे उठानी ही होगी। वो अपने मखसूस सपाट अंदाज में कह रहे थे, लेकिन मलिक नासिर जानते थे वो अंदर से कितने परेशान थे। देख लो अजहर, कहीं ये तकलीफ मलिहा की बसात से बढ़कर ना हो। ऐसा नहीं होगा, और अगर होता तो वो शादी से इनकार कर देती। यूं चुपचाप नूरुल हुदा के नाम की मेहंदी हाथों में नहीं लगाती। तुम भूल रहे हो जहर, उसे चुप रहने की आदत है। मैं ये नहीं भूल सकता मलिक कि एक शख्स ने उसे बोलना सिखा दिया है, और अगर वो मुझसे ये कहने की जुर्रत कर सकती है कि उसे वजदान से शादी करनी है तो ये भी कह सकती है कि उसे नूरुल हुदा से शादी नहीं करनी। लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं कहा तो इसका मतलब ये हुआ कि उसे एतराज़ नहीं। यूं भी खामोशी नीम रजामंदी होती है। उन्होंने कहकर बात खत्म कर दी।